जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 12th की एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया था। उसी के अंदर हम चैप्टर 4 को कर रहे थे और पहली वीडियो में हमने चैप्टर 4 के इंट्रो को समझ लिया था। अभी उसी का पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर हम यूरोपियन यूनियन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है यूरोपियन यूनियन और इसका निर्माण किस प्रकार हो चुका है। तो ज़रा समझते हैं। आइए, आप पहले ही पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर क्या था। उसी सेम प्रकार से हम जो समझते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 तक हुआ था, इतना आप पढ़ चुके थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद पूरा ही वर्ल्ड, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और कोल्ड वॉर में पूरा ही वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट गया था। क्यों? क्योंकि जो यूरोप है तो यूरोप के अंदर एक देश है जर्मनी। इसी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर एक 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की गई थी विचारधाराओं के मतभेद से, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पूरा ही वर्ल्ड दो भागों में बट गया था, जिसकी वजह से ईस्ट और इधर पड़ता है वेस्ट। तो ईस्ट वाले को कहा गया था ईस्टर्न अलायंस और इधर वाले को कहा गया था वेस्टर्न अलायंस। क्या कहा गया था? ईस्टर्न अलायंस और इसे कहा गया था वेस्टर्न अलायंस। इतनी बात क्लियर है? ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस यहाँ पर पड़ता था यूएसएसआर, जिस वजह से ईस्टर्न अलायंस का हेड हो गया था यूएसएसआर, और इधर पड़ता था यूएसए, जिस वजह से वेस्टर्न अलायंस का हेड हो गया था यूएसए। इतनी बात क्लियर थी? तो आपने क्या देखा कि पूरा का पूरा ये था, ये क्या था, इधर आपको बताया था यूरोप है, पूरा का पूरा यूरोप है, यूरोप के अंदर जर्मनी है और उसकी राजधानी बर्लिन थी। तो यहीं से क्या हुआ, पूरा का पूरा यूरोप दो भागों में बट गया, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जो पड़ा वो यूएसएसआर के साथ कनेक्ट था और वेस्ट की तरफ जो पड़ा वो अमेरिका से कनेक्ट था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई सारे देशों का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हुआ था। उसी इकोनॉमिकल को लॉस को कवर करने के लिए, आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए अमेरिका के द्वारा वेस्टर्न यूरोप के कई सारे देशों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उसी सहायता को मार्शल योजना कहते हैं, मार्शल प्लान कहते हैं। तो क्या है मार्शल योजना? तो 1948 में जब 1948 में जब यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी थी, उसे ही हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। इसी समय 1948 में जो यूरोप के कई सारे देश हैं वो मार्शल योजना के तहत मिले हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए OEEC नाम के ग्रुप को बनाते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्या बनाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। कौन? तो यूरोप के देश। कब करते हैं? 1948 में। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें मार्शल योजना के तहत क्या मिला था, यूएसए के द्वारा जो पैसा मिला था उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये OEEC का निर्माण करते हैं। जब OEEC के थ्रू पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ तो इसी को और मजबूती देने के लिए 1951 में एक पेरिस संधि हुई और पेरिस संधि में क्या किया गया, तो ECSC का निर्माण किया गया। मीन्स यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने के लिए कोल और स्टील, यूरोप के कई सारे देशों में कोल और स्टील की भरमार है, तो उसी के लिए रिवॉल्यूशन लाने के लिए यूरोप के देशों के द्वारा ECSC का निर्माण मीन्स यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का निर्माण किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1951 में पेरिस संधि के द्वारा किया जाता है। इसी के 6 साल बाद 1957 में रोम संधि के द्वारा EEC और EAEC, क्या है EEC? तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, और इसी के साथ साथ यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, इन दोनों ही संधियों का निर्माण 6 देशों के द्वारा किया जाता है। मीन्स 6 देश मिलकर इन दोनों संधियों का निर्माण इन दोनों संधियों पर ECSC, EEC और EAC का निर्माण करते हैं। कौन से 6 देश? तो वेस्ट जर्मनी, पूरा जर्मनी नहीं है, जर्मनी दो भागों में बट गया था, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। तो वेस्ट वाला जर्मनी और इस तरफ का फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ये 6 देश मिलकर किस किस को? तो ECSC, EEC और EAEC का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ECSC का निर्माण कोल और स्टील के अंदर रिवॉल्यूशन लाने के लिए, मतलब इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन लाने के लिए किया जाता है। तो जब इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत तेजी से रिवॉल्यूशन होता है तो इन्हें और अपने सेक्टरों के, मतलब जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर भी रिवॉल्यूशन लाने के लिए
क्या करते हैं, ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना करते हैं, EEC की स्थापना करते हैं। और एटॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए EAEC या यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का निर्माण कब करते हैं, कौन, तो यूरोप के देश। कब करते हैं, तो 1957 में। इतनी बात क्लियर। 1967 में, कब, 1967 में ये तीनों ही संगठन कौन कौन से, तो ECSC, EEC और EAEC को मिलाकर EC मीन्स यूरोपियन कम्युनिटी या यूरोपीय समुदाय का निर्माण किया जाता है। किस किस को मिलाकर, तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इन तीनों ही कम्युनिटी को मिलाकर ये यूरोपियन कम्युनिटी या यूरोपियन समुदाय का निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, 1973 में यूरोप के अंदर जो पहले 6 देश थे उसी के अंदर 3 और देश अपना समर्थन दिखाते हुए जुड़ते हैं और 1973 में इसकी संख्या 6 से बढ़कर 9 हो जाती है। तो कौन से 3 देश, तो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और डेनमार्क। कौन से 3 देश, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और डेनमार्क 1973 में EC के अंदर, किसके अंदर, EC मीन्स यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सदस्य संख्या 6 से बढ़कर 9 हो जाती है। इतनी बात क्लियर। 1974 में यूरोप के अंदर यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कम्युनिटी थी, अब उसी की जगह क्या बनाया जाता है, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन परिषद की स्थापना कर दी जाती है। कब की जाती है, तो 1974 में। जैसे ही यूरोपियन काउंसिल की स्थापना की जाती है तो जो यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन कम्युनिटी थी, वो धीरे धीरे इकोनॉमिकल से पॉलिटिकल की तरफ शिफ्ट होने, मतलब इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होना शुरू होती है। और 1974 में जब यूरोपियन काउंसिल बनता है तो ये धीरे धीरे पहली बार पॉलिटिकल फैसलों की तरफ बढ़ती है। और 1979 आते आते ये एक अपना पार्लियामेंट बना लेते हैं, यूरोप के देश मिलकर अपना एक कॉमन पार्लियामेंट बना लेते हैं जिसे यूरोपियन पार्लियामेंट कहा जाता है। फिर यहाँ पर इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद ये जो संगठन था ये क्लियर हो जाता है कि अब ये इकोनॉमिकल संगठन ना रहकर एक पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर। पहले ये एक इकोनॉमिकल ग्रुप था जो शिफ्ट हो जाता है पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ। पहले मार्शल योजना के तहत मिले हुए पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये एक इकोनॉमिकल तौर पे आता है, पर अब ये पॉलिटिकल मीन्स देश के लॉ और ये जितने भी देश हैं इनके रूल्स रेगुलेशन और लॉ को बनाने के लिए ये देश मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको यूरोपियन काउंसिल को एक इकोनॉमिकल ग्रुप से पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात आ गई समझ में। आगे चलें, तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी सी और बात को समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर क्या है, तो 1981 में 79 तक क्लियर। इसी के 2 साल बाद 1981 में किसके अंदर, तो यहाँ पर है अब यूरोपियन काउंसिल। कौन है, यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन काउंसिल में एक और देश जुड़ता है जिसको कहते हैं ग्रीस या यूनान, ये देश शामिल होता है और 1986 में पोर्टुगल और स्पेन शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सदस्य संख्या 9 से बढ़कर 9 में 3 शामिल हो गए तो 12 हो जाती है। मीन्स 9 से बढ़कर इसकी सदस्य संख्या 12 हो जाती है। इसी सेम प्रकार 1985 में, कब, 1985 में थोड़ा पहले क्या होता है, स्लेगन संधि पर ये 10 के 10 देश, 10 कैसे, तो अभी ये शामिल नहीं हुए, 86 में शामिल हुए हैं, तो 81 से 85 तक 10 ही देश हैं। तो ये 10 देश मिलकर स्लेगन संधि पर साइन कर एक वीज़ा फ्री पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। किसे इंट्रोड्यूस करते हैं, किसे एडॉप्ट करते हैं, तो वीज़ा फ्री पॉलिसी को। वीज़ा फ्री पॉलिसी क्या है, तो ये जितने भी 10 देश हैं, 10 देश में से अगर किसी भी देश के नागरिक को दूसरे देश में जाना है तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वर्तमान समय में अगर आपको इंडिया से किसी और देश में जाना है, ठीक है, जैसे दुबई या अन्य किसी UAE में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, कहीं भी या अमेरिका में कहीं भी जाना है तो आपको उस देश के वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। पर इनमें जो ये 10 देश थे, इन 10 देशों में एक दूसरे देश में आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया और नेपाल में है, अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर। क्या होता है, 1986 में ये लोग एक और एक्ट पारित करते हैं जिसे सिंगल यूरोपियन एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल यूरोपियन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ये सभी देश मिलकर अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपना एक झंडा बनाते हैं, अपना एक फ्लैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना एक फ्लैग बनाते हैं। इतनी बात क्लियर। 1991 में ये सभी इन जितने भी अब देश कितने हो गए, 12,
तो ये 12 देश मिलकर अपनी क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं नीदरलैंड में। ठीक है, ये 12 देश मिलकर 1991 में नीदरलैंड में अपनी मीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये ईसी के मतलब यूरोपियन काउंसिल के नाम को बदलने की सोचते हैं और एडवाइस दी जाती है कि ईसी का नाम बदलकर ईयू मींस यूरोपियन यूनियन रख दिया जाए। और फेब 1992 के आते आते maastricht संधि पर साइन कर 12 के 12 देश ये साइन करते हैं और ईयू मींस यूरोपियन यूनियन की स्थापना कर देते हैं। तो आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना करना एक कितनी लंबी प्रोसेस थी, मींस यूरोपियन यूनियन का निर्माण इतनी आसानी से नहीं हुआ। 1948 से लगातार इसके अंदर चेंजेस होते गए, मॉडिफिकेशन होता गया और उसके बाद फेब 1992 में जाकर maastricht संधि के द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। ये यूरोपियन यूनियन के अंदर अब क्या हुआ, 1992 से पहले आपने देखा था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में 2 भागों में बटा हुआ था, जैसे आपको बताया था, इस तरफ ईस्टर्न अलायंस और इस तरफ वेस्टर्न अलायंस, पर इसकी नुमाइंदगी यूएसएसआर कर रहा था। पर क्या होता है 1991 में यूएसएसआर भैया खत्म हो जाते हैं। अब यूएसएसआर भैया खत्म हो गए तो क्या होगा, तो जब यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो यहाँ पर यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से बीच की दीवार खत्म हो जाती है और यूरोप पूरा एक हो जाता है। पूरा यूरोप क्या हो जाता है, एक हो जाता है, जिसे कहते हैं यूरोप का एकीकरण। क्या कहते हैं, एकीकरण। तो 1991 में यूरोप का एकीकरण हो जाता है और इतने सारे देशों की एकता और इतने सारे देख रहे हैं आप, इनका खुद का वीज़ा फ्री पॉलिसी है, अपना खुद का झंडा है, मतलब और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रूप से भी ये जो ग्रुप है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो जो देश यूएसएसआर या ईस्टर्न अलायंस में थे यूरोप के, वो भी अपनी चॉइस को दिखाते हैं कि हम भी किसके अंदर, तो वेस्टर्न अलायंस के द्वारा बनाए गए ईयू यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल होना चाहते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर 1995 में 3 और देश शामिल होते हैं और इसकी सदस्य संख्या 12 से बढ़कर 15 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 15। और 1995 में ये 15 देशों के सामने ये क्या होता है, 1999 में ये 15 देश क्या करते हैं, इन सभी के सामने एक जो पार्लियामेंट था उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ के कॉमन मुद्रा को, यूरो को। किसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूरो को। कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, 1999 में। कितने देशों के सामने, 15 देशों के सामने। कहाँ, तो यूरोपियन पार्लियामेंट में। और 2002 में या 2002 के आते आते ये इनमें से 15 देशों में से 12 देश इस यूरो मुद्रा को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। इसी सेम प्रकार 2004 में नाइस ट्रीटी के द्वारा या नाइस संधि के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर किसके अंदर, तो ईयू यूरोपियन यूनियन के अंदर 10 और देश शामिल हो जाते हैं और इसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 25 हो जाती है। फिर 2007 में इसके अंदर कितने, 25 हो गई। 25 के बाद 2 और देश जुड़ जाते हैं जिससे इसकी सदस्य संख्या 27 हो जाती है। 2007 में इसकी सदस्य संख्या 27 हो जाती है क्योंकि इसमें 2 देश बुल्गारिया और रोमानिया भी शामिल हो जाते हैं। फिर 2012 के आते आते इतने बड़े संगठन जिसके अंदर 27 देश हो और वो बहुत शांति प्रिय तरीके से काम कर रहा हो, तो इसी को मोटिवेट करने के लिए या इसी के इस हौसले को बढ़ाने के लिए और एक एग्जाम्पल के तौर पर औरों को बताने के लिए इसे एक नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से नवाजा जाता है। कि इसमें देखिए आप कितने देश हैं, करीब 27 देश हैं और वो सभी 27 देश एक परिवार की तरह रह रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति बनाने का एक स्पेशल उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसी के चलते हुए इन्हें 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार के द्वारा किसको, तो यूरोपियन यूनियन को सम्मानित किया जाता है। 2013 में आते आते इसी नोबेल पुरस्कार के देखते हुए और थोड़ी तारीफ को सुनते हुए इसके सदस्यों में एक और देश जुड़ जाता है जिसको कहते हैं क्रोएशिया, और इसकी सदस्य संख्या 2013 में 28 हो जाती है। इतनी बात क्लियर। और 2016 के आते आते क्या होता है, एक देश है ब्रिटेन। कौन सा है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ये जाहिर करता है कि उसे ईयू से अलग होना है। वहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है, चुनाव होता है 2016 के अंदर। तो देखा जाता है कि भैया जो दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है वो कहती है कि अगर ईयू के अंदर अगर हम यूएसएसआर यूरोपियन यूनियन से अगर अलग हो जाएं, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लेंगे, और वो सत्ता में आ जाते हैं। पर जो रियल लीडर होते हैं उन्हें ये नहीं चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग हों। इसी के देखते हुए वो देश के अंदर वोटिंग करवाते हैं, जनमत संग्रह करवाते हैं, जिसकी वजह से 51% लोग तैयार हो जाते हैं, 51.2% समथिंग लोग तैयार हो जाते हैं कि भैया यूरोप के अंदर से या यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अपने आप को अलग कर ले। ठीक है, इसी को ब्रिटेन
और एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट ही ब्रेग्जिट कहलाता है, जो 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। फिर इसके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो जो लीडर थे वो अपने आप को रिजाइन कर देते हैं, अपने पद से रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद फिर एक और फीमेल लीडर आती हैं, फिर और एक और लीडर आते हैं, और अंत में जाने के बाद एक बार दोबारा जनमत संग्रह करवाया जाता है और 31 जनवरी 2020 को फाइनली जो ब्रिटेन था वो अपने आप को किससे अलग कर लेता है, तो यूरोपियन यूनियन से वो अपने आप को अलग कर लेता है, यूनाइटेड किंगडम अपने आप को अलग कर लेता है। और 2020 में मीन्स वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन की सदस्य संख्या 28 से घटकर 27 हो जाती है। तो वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने सदस्य देश हैं, तो 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 27। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एग्जिट कर देता है, ब्रिटेन एग्जिट कर देता है किससे, यूरोपियन यूनियन से। कब, तो 31 जनवरी 2020 को। इतनी बात क्लियर। तो ये आपका अभी जो करवाया गया है ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन कैसे बना और इसके क्या क्या पॉलिटिकल कॉजेस थे, सदस्य कितने हैं और वो कैसे अलग हुए। अभी हम इसकी अच्छाइयों और बुराइयों को भी समझेंगे, ठीक है। फिर इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छाइयों और बुराइयों को समझेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।